बात है सर, आज आप बहुत रिलैक्स लग रहे हैं। कई दिनों से कोई स्ट्रेस देने वाला केस जो नहीं आया। लुट गया मैं सर, मैं लुट गया। किसी ने मेरी दुकान का सारा सोना लूट लिया। सर ये तो ब्रिजेश जी हैं, शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप के मालिक। सर आप पानी पीजिए। अब आराम से बताइए क्या हुआ था। सर कल रात को रोज की तरह मैंने अपनी ज्वेलरी की दुकान में ताला लगाया था, अच्छे से चेक करके। बाहर गार्ड भी था, पर फिर भी मेरी दुकान का सारा सोना चोरी हो गया। मैं तो लुट गया सर, मैं तो लुट गया। क्या आपकी दुकान में सीसीटीवी है? हाँ सर है, और सीसीटीवी का कनेक्शन मेरे फोन से है। ये देखिए। इसने तो मास्क पहन रखा है। क्या आपकी दुकान के आसपास कोई और दुकान के बाहर सीसीटीवी है? जी सर, वहाँ एक मेडिकल शॉप है जहाँ 24 आवर सीसीटीवी चलता है। ठीक है, वहां जाकर चेक करते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। सुनो, मुझे कल रात के इस बाहर वाले सीसीटीवी की फुटेज चाहिए, लगभग 2 बजे के आसपास वाले। जी सर। अच्छा, इसमें भी मास्क है। सर मैंने इस आदमी को देखा है। पक्का? जी सर, कुछ दिनों से ये रोज मेरी दुकान पे आता था और यहाँ वहाँ देखता रहता था। मैंने कई बार इससे पूछा कि क्या चाहिए, पर ये कुछ बोलता ही नहीं था। तो इसका मतलब इसकी शक्ल पहले की सीसीटीवी फुटेज में मिल जाएगी। जी सर, यही है सर, यही है वो। लेकिन तुमने इसे मास्क में कैसे पहचान लिया? सर मास्क में भी उसकी आंखें याद है मुझे। ठीक है कामिनी, इस आदमी का पता लगाओ। ये तो एकदम हूबहू है। जी सर, पर दोनों में से ये फोटो वाला कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं दोनों को यहाँ ले आई हूँ। ठीक है सर, मैं आलोक हूँ और ये शलोक है। हम दोनों थिएटर में ही काम करते हैं। कल रात आप दोनों कहाँ थे? हम कहाँ होंगे, अपने ही घर पर सो रहे थे। शलोक, तुम कितने बजे रात को सोए? लगभग 12 बजे। और तुम? मैं तो 11 बजे ही सो गया था। अच्छा, तुम दोनों के एक केस के सिलसिले में यहाँ बुलाया था। ब्रिजेश ज्वेलर के यहाँ चोरी हुई है और मुजरिम तुम्हारी ही तरह दिखता है। वो कोई और होगा सर, हम चोर नहीं है। और सर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो हमारे घर वालों से पूछताछ कर लीजिए। वो तो हम करेंगे ही, काम है हमारा। अब आप लोग जाइए, आगे आपकी जरूरत पड़ेगी तो वापस बुलाएंगे। सर इन दोनों में से चोर कौन है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जल्द ही पता लगा लूंगा। मुझे तो लगता है ये दोनों के दोनों चोर हैं, मिलकर चोरी कर रहे हैं। हो सकता है और नहीं भी। कामिनी, इन दोनों की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे, यहाँ तक इनकी मेडिकल हिस्ट्री भी। जी सर। हाँ कामिनी, बोलो। सर इनकी मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं मिल पाई, पर इनके एक फैमिली डॉक्टर हैं जो बचपन से इन दोनों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका नाम डॉक्टर जय है। मैं आपको उनका एड्रेस टेक्स्ट कर देती हूँ। गुड वर्क कामिनी। जी सर बोलिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? ये आलोक और शलोक जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं,
इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या जिससे पहचाना जा सके कि आलोक कौन है और शलोक कौन? सर वैसे तो कोई देखकर पहचान नहीं सकता, यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी उनको पहचान नहीं सकते। पर एक डिफरेंस है। क्या? शलोक को एक अजीब बीमारी है। वो लाउड नॉइज सुनते ही कॉन्शियसनेस खो देता है, कुछ मिनट के लिए फ्रीज हो जाता है। ओह, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी केस सोल्व करने में बहुत मदद कर दी। यू आर वेलकम सर। सर आपको कोई क्लू मिला? क्लू नहीं, मुझे तो हुक्म का इक्का मिला है। मैं समझी नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस देखती जाओ। मैडम, आपने रिसेंट ज्वेलरी शॉप की चोरी के बारे में तो सुना ही होगा। जी सर। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से चोर नेक्स्ट टारगेट आपकी शॉप को बनाएंगे। क्या? ये तो नहीं बता सकता, पर मेरे पास प्लान है जिससे आपकी ज्वेलरी शॉप में चोरी नहीं होगी। जैसा मैंने कहा है वैसा ही कर दीजिए बस। ओके सर। तो चोर शलोक है। आपको कैसे पता सर? क्योंकि शलोक को बीमारी है, वो लाउड नॉइज सुनकर पैनिक हो जाता है। ये आप कैसे कर लेते हो सर? अपना तो ऐसा ही है। केस सोल्व। शलोक की आइडेंटिफिकेशन भी हो गई और उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी मिल गई। सर आप तो कमाल है। हेलो पुलिस। सर, सिक्योरिटी गार्ड संतोष महतो ने मृतक राजेश को सबसे पहले देखा था। वो गोली चलने की आवाज सुनकर अंदर आया था। राजेश एक प्रोफेशनल डांसर था और यहाँ अकेले ही डांस प्रैक्टिस कर रहा था। किसी और के आने जाने की कोई एंट्री नहीं है सर। इंटरेस्टिंग। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो, डिटेल्स आते ही शेयर करो। यस सर। सांप? अरे वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। कैसे कर लेते हैं आप ये सब? अपना तो ऐसा ही है। कॉल सपेरा सिंह। जी सर। हेलो सपेरा सिंह। सर आप ऐसे सांप मत पकड़ा कीजिए, हमारे धंधे पर लात पड़ जाएगी। सर मजाक करने की आदत है। वैसे इस सांप से डरने की कोई जरूरत नहीं थी साहब। क्यों? तुम्हारे रिश्तेदार हैं इसलिए? रिश्तेदार नहीं सर, ये अपना ही बच्चा है। जहरीला नहीं है ये। तू तो यहाँ से बहुत दूर रहता है, फिर तेरा बच्चा यहाँ कैसे? और तुझे कैसे पता चला कि यही तेरा बच्चा है? सर, ये जरूर इच्छाधारी सांप होगा जो अपनी इच्छा शक्ति से कहीं भी आ जा सकता है। कामिनी, कंट्रोल योरसेल्फ। सॉरी सर। तुम बोलो। साहब हमें इनकी धारियों से पता चल जाता है कि ये हमारा है कि नहीं। आगे बोलो। 2 दिन पहले एक लड़की से खरीद कर ले गई थी साहब।
लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया मुझे भी नहीं पता साहब। क्या नाम है लड़की का? कोमल साहब, ये उसका नंबर है साहब। हाय मिस कोमल। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? दरवाजे से। गुड आंसर। थैंक यू सर। पर तुम दोनों को अंदर आने किसने दिया? सिक्योरिटी गार्ड ने। अगेन गुड रिप्लाई। अगेन थैंक यू सर। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। गले को इतनी टेंशन मत दीजिए मिस कोमल, जब तक हम अंदर हैं वो अंदर नहीं आएगा। मतलब? ये मेरी असिस्टेंट कामिनी और मैं इंस्पेक्टर राठौड़। कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। राजेश वर्मा के बारे में क्या जानती हैं आप? ही वॉज माई फ्रेंड। कभी दोस्त था वो मेरा। क्यों, क्या हुआ? उसका मर्डर हो चुका है मिस कोमल। क्या? राजेश का मर्डर? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सांप तो तुमने ही छोड़ा था वहां उसे मारने के लिए, लेकिन मारा उसे गोली से। क्यों? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने किसी को नहीं मारा। और कैसा सांप? कौन सा सांप? वही सांप जिसे तुमने सपेरा सिंह से खरीदा था। अब सीधे सीधे सब कुछ बक दो। अगर हम अपनी पर उतर आ गए तो 7 जन्मों के सारे सच बकने पड़ेंगे। राजेश और मैं एक ही डांस ग्रुप में थे। मैं उसे बहुत पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन वो रश्मि से प्यार करता था। इसी बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया और उसने हमारा ग्रुप छोड़ दिया और अकेले ही परफॉर्मेंस देने लगा। मुझे उसके इस एटीट्यूड पर बहुत गुस्सा आया था। 2 दिन बाद उसकी एक डांस परफॉर्मेंस थी। उसे खराब करने के लिए मैं उस पर मेंटल प्रेशर डालना चाहती थी, इसलिए बिना जहर वाला सांप उसे काटने के लिए प्रैक्टिस ऑडिटोरियम में छोड़ दिया था। जैसे मैंने बताया, सांप जहरीला नहीं था सर, इसलिए उससे मरने का सवाल ही नहीं आता। आप चाहे तो सपेरा सिंह से पूछ सकते हैं। अगर मैं कातिल होती सर, तो मैं सपेरा सिंह को अपने फोन से कॉल क्यों करती? और रही बात गोली से मारने की, तो सर मेरे पास तो पिस्तौल ही नहीं है और ना ही उसे अरेंज करने का कोई साधन। मैंने उसे नहीं मारा है सर, प्लीज बिलीव मी, मैंने उसे नहीं मारा। कामिनी, कोमल और राजेश का सीडीआर निकालो इमीडिएटली। जी सर। सर, कोमल और राजेश की सीडीआर देखी मैंने। उसे देखकर पता चलता है कि दोनों के बीच काफी टाइम से बात नहीं हुई है। कोमल ने राजेश की दूसरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या बताया था? रश्मि। पटेल नगर रहती है, हाउस नंबर 12/36। गुड वर्क मिस कामिनी। थैंक यू सर। तो चलें 12/36 पटेल नगर। नहीं सर, रश्मि तो अभी यहाँ नहीं आई है, कंपनी टूर पे गई है। 5-6 दिनों में वापस आ जाएगी। हाय शालिनी, आप कौन? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। खुद को संभालो रश्मि, और दिमाग पर जोर डालकर ये बताओ कि क्या राजेश की किसी से दुश्मनी थी? कोई ऐसा जो राजेश को जान से मारना चाहता हो? स्टार इवेंट के ओनर विपुल के साथ राजेश का पैसों को लेकर झगड़ा था। हो सकता है उसी ने। इंस्पेक्टर, हमारे प्रोफेशन में पेमेंट को लेकर देर सवेर होती रहती है, और उसे लेकर इस तरह के झगड़े भी। राजेश की तरह मेरे और 10 लोगों से पेमेंट को लेकर झगड़े कंटिन्यू है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं सबको मारने वाला हूँ, बट फैक्ट ये है सर, मैंने किसी को नहीं मारा। और रही बात राजेश के पैसों की, तो मुझे रिग्रेट है कि मैं उसे वक्त पर पैसे नहीं दे सका।
लेकिन आप जहाँ कहेंगे मैं उसके पैसे एनजीओ को डोनेट कर दूंगा। एनजीओ को पैसे देने का आपका ख्याल अच्छा है मिस्टर विपुल, डू इट। जरूरत हुई तो आपको फिर बुलाएंगे, अभी आप जा सकते हैं। सर, मुझे तो लगता है ये ब्लाइंड केस है, इसे बंद कर देना पड़ेगा। इतनी जल्दी हार नहीं मानते कामिनी। हेलो। ओके। कामिनी, राजेश की मौत 9mm पिस्तौल से हुई है। पता करो कि वो बुलेट किसके पिस्तौल से चली थी। यस सर। दिल्ली पुलिस आपको अपने लाइसेंस और पिस्तौल को 5 दिन के लिए साउथ एक्स पुलिस स्टेशन में जमा करने की रिक्वेस्ट करती है। जिसने भी अपनी पिस्तौल सबमिट नहीं की उसके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होगी। डन। इस शहर में करीब 30 लोगों के पास 9mm बोर की लाइसेंस्ड पिस्तौल है। जांच के बाद पता चला है कि जिस गोली से राजेश की मौत हुई है वो अनिल शर्मा के पिस्तौल से चली थी। उसका घर सावित्री ऑडिटोरियम के पास में है। मैंने सीडीआर निकालने का ऑर्डर दे दिया है। गुड, लेट्स गो। देखिए इंस्पेक्टर, आई स्वेयर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा तो तुम्हारी पिस्तौल की बुलेट राजेश की बॉडी में क्या कर रही थी? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। होगा भी कैसे सर, मैं तो मरने वालों को जानता तक नहीं। हेलो, हाँ बोलो दिलीप, तुमने अच्छे से चेक किया? ठीक है सर, कांस्टेबल दिलीप बोल रहा है कि उसने इनकी सीडीआर 2 बार चेक की है। इनकी और राजेश की आपस में कोई बातचीत नहीं है, लेकिन उसमें रश्मि का नंबर मिला है। हर महीने 10 से 15 बार बात होती है इनकी। मरने वाले की प्रेमिका को कैसे जानते हैं आप? कोई बहाना या कोई नई कहानी मिस्टर शर्मा? इंस्पेक्टर प्लीज, कोई बेकार का कनेक्शन मत जोड़ लीजिएगा। रश्मि मेरे दोस्त की बेटी है और मेरे लिए भी बेटी ही है। वो लक्ष्मी नगर में मेरे फ्लैट पर अपनी सहेली शालिनी के साथ किराए पर रहती है। रश्मि बहुत खुददार लड़की है। मेरे मना करने के बावजूद वो बिना पैसे दिए नहीं मानती। अभी कुछ ही दिन हुए उसकी सहेली शालिनी रेंट देकर गई थी। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने 2 हिस्सों में किराया दिया है। ये रेंट देने की कौन सी तारीख थी? 7 की शाम और 8 की रात, दोनों बार शालिनी ही आई थी। ओके मिस्टर शर्मा, केस सॉल्व होने तक प्लीज शहर से बाहर मत जाइएगा। जी। अब क्या करें सर? खूने को पकड़ेंगे और क्या। जाने से पहले सच बताने की कष्ट करेंगे मिस शालिनी। राजेश रश्मि से मिलने घर आता था। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। राजेश को जब मेरे प्यार का एहसास हुआ तो वो भी मेरी ओर झुकने लगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे प्यार का फायदा उठाकर मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है। इस बात से गुस्सा होकर मैंने रेंट देने के बहाने शर्मा अंकल की पिस्तौल चुराकर राजेश को मार दिया और उसी रात बचा हुआ रेंट देने के बहाने अंकल की पिस्तौल वापस रख दी। अगर राजेश ने तुम्हें प्यार में धोखा दिया था तो तुमने भी तो अपनी दोस्त रश्मि के विश्वास को तोड़ दिया था शालिनी। उस गलती का क्या? खून करने के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। सर, आपको कैसे पता चला कि शालिनी ही कल्प्रिट है? जब शर्मा ने बताया कि रश्मि उनके दोस्त की बेटी है तो शक रश्मि और शर्मा की मिली भगत पर गया था। लेकिन जब उन्होंने बताया कि शालिनी 2 इंस्टॉलमेंट में उन्हें रेंट देकर गई है, मतलब पहले इंस्टॉलमेंट उसने 7 तारीख को दी, राजेश के मरने के 1 दिन पहले, और दूसरी 8 तारीख को राजेश के मरने के बाद, तो शक शालिनी पर शिफ्ट हो गया।
बाकी सब तुम्हारे सामने है। वाह सर, कितनी आसानी से आप सब समझ लेते हैं। अपना तो ऐसा ही है। कामिनी, ये आदमी बेचारा बेमतलब मारा गया। सही कहा सर, ऐसी मौत किसी को नहीं आनी चाहिए। कितनी छोटी सी वजह थी, मोबाइल में कुछ गड़बड़ी हुई और शॉक लगने के कारण मर गया। ये आजकल मोबाइल से बहुत सी मौतें हो रही है। वही तो, अब इसका क्या करें सर? करना क्या है, एक्सीडेंट का केस बनाकर केस को बंद कर दो। बेचारा भरी जवानी में मर गया। यस सर। क्या बात है सर, आज बड़े खुश लग रहे हो। बहुत सेल्फी ली जा रही है। हाँ कामिनी, मैं तो बस नए फोन का कैमरा चेक कर रहा था, आज ही खरीदा है। वाह सर, मोबाइल तो बहुत अच्छा है। अच्छा तो होगा ही, महंगा जो है। सर, मेरी बीवी करंट लगने से मर गई सर। कब और कैसे? अभी हुआ, वो फोन पर बात कर रही थी, तभी अचानक उसे जोर का झटका लगा और वो नीचे गिर गई। कामिनी, इस हफ्ते का दूसरा केस है ना? नहीं सर, तो फिर? शायद ये 8वां है। इतने केसेस हो गए, फिर भी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सॉरी सर, मैंने सोचा ये सब एक्सीडेंट है, इसलिए कोई केस नहीं हुआ। कामिनी, एक बार जो होता है उसे एक्सीडेंट कहते हैं। बार बार अगर ऐसा हो तो समझ जाओ कि कहीं पर कुछ बुरा हो रहा है। जी सर। आगे से ध्यान रखना। अब तक जितनी मौतें चोट लगने से हुई हैं, उन सब की डिटेल चाहिए मुझे। अब चलो ये केस देखते हैं। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और अच्छी तरह से देखने के लिए कहो। हाँ सर। साहिल, क्या ये तुम्हारी बीवी का मोबाइल है? हाँ सर। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। इसने ये कब खरीदा था? 2 दिन पहले सर। कामिनी, यहाँ आओ। यस सर। पहला जो केस था शॉर्ट का, जिसे हमने एक्सीडेंट कहा था, उस आदमी का मोबाइल किस कंपनी का था वो पता करो, और पूरे हफ्ते में जिन लोगों की हत्या इस करंट लगने से हुई है उनकी भी मोबाइल कंपनी का पता करो। अभी करती हूँ सर। सर, आपने जैसा कहा था, मैंने सबके मोबाइल किस कंपनी के थे ये पता लगा लिया है। ये देखिए। ये सारे कांड एक ही मोबाइल कंपनी के फोन से हुए हैं। मतलब इस कंपनी में ही कुछ गड़बड़ है। हमें इस कंपनी के मालिक से मिलना होगा। ठीक कहा सर आपने। तो फिर चलो उनसे पूछताछ करते हैं। रोहित साहब, क्या आपको पता है आपके मोबाइल लोगों की जान ले रहे हैं? हाँ सर, पता है, इसलिए मैंने कल ही प्रोडक्शंस पूरी तरह से रुकवा दी है। तो क्यों मारा इतने लोगों को? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। भला मैं अपने ही कंपनी का नाम क्यों खराब करूंगा? और मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सर। झूठ बोल रहे हो तुम। एक तो डिफेक्टिव मोबाइल बनाते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। उल्टा मुझे अखबार में मेरी कंपनी के बारे में बुराई पढ़कर बहुत दुख हुआ है। ठीक है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी, माँ बाप नहीं है। एक बीवी थी पर हमारा तलाक हो गया, और एक छोटा भाई है। वो क्या करता है? उसका सॉफ्टवेयर का खुद का बिजनेस है सर। क्या लगता है आपको, किसी पर शक है आपको? कोई सगा या फिर कंपनी में कोई? नहीं सर, सब लोग मेरे ही हैं, किस पर शक करूं? ठीक है, जब तक पता नहीं चलता शहर छोड़कर मत जाना। सर, मुझे नहीं लगता उस राय ने कुछ किया है। ये किसी अंदर वाले का काम है। मुझे भी यही लगता है। सर, कंट्रोल रूम में एक फैक्स आया है। देखो और बताओ। सर, इसके मुताबिक अब तक जितने भी लोग मरे हैं वो सब करंट लगने से पहले फोन पर बात कर रहे थे। और हैरानी की बात ये है सर कि सभी को एक ही नंबर से कॉल आया था। क्या मतलब सबूत फोन में नहीं, फोन नंबर में है? एक काम करो, कंट्रोल रूम को फोन करो और इस नंबर की लास्ट लोकेशन पता करने के लिए कहो। यस सर। सर, इस नंबर की लास्ट लोकेशन रॉय का घर है। ये रॉय का कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो, पुलिस स्टेशन, कामिनी हियर। रॉय साहब आप बोलिए। सर,
रॉय का कहना है कि उसे पता है कि ये सब किसने किया है। उसने तुरंत हमें घर बुलाया है। जाते हैं, ये फोन का नंबर भी पता लगाना है। कुछ देर पहले ही इसने हमें कॉल किया था, अब ये सब कैसे हो गया? लगता है उस आदमी को पता चल गया होगा कि रॉय हमें सब कुछ बताने वाला है, इसीलिए उसने इसे मार दिया होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब रॉय ने हमें कॉल किया तब वो खूनी यहीं हो सकता है। एक काम करो, सारा घर अच्छी तरह से छान मारो और ये चाकू, इस मर्डर वेपन को फोरेंसिक भेज दो। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, पर इसमें बड़ी ही अजीब बात सामने आई है। चाकू पर रॉय का खून तो था ही, पर एक और इंसान का भी खून था। किसका? डीएनए टेस्ट से पता चला है कि वो दूसरा खून उसके भाई का है। मतलब रॉय के भाई का भी खून हुआ है, पर हमें तो वहाँ एक ही लाश मिली। शायद वो खूनी के हाथों से बच गया हो। शायद, या फिर क्या सर? रॉय के इस भाई को ढूंढते हैं, जिंदा या मुर्दा। सर, ये तो वही नंबर है जिससे लोगों की जाने गई है। जल्दी से इस नंबर को ट्रेस करो। मैं करती हूँ, पर फोन मत उठाना। सर, इस नंबर का लाइव लोकेशन तो रॉय का घर है। चलो जल्दी। अच्छा, तो तुम हो इस फसाद की जड़। तुमने किया है ये सब। क्यों किया ये सब तुमने? मैं अपने भाई से बदला लेना चाहता था, बर्बाद करना चाहता था उसे, क्योंकि वो सौतेला था और मैं सगा। पर मेरे माँ बाप ने सारी जायदाद उसे दे दी, इसलिए बदला लेने के लिए मैंने उसकी कंपनी के मोबाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जिससे एक खास नंबर से आया हुआ फोन उठाते ही जोर का करंट लगेगा और लोगों को लगेगा कि मोबाइल की गलती है। और ये बात रॉय को पता चल गई होगी, इसलिए उसे भी मार डाला। पर एक गलती कर दी तुमने, तुम्हारी हाथापाई में तुम्हारा खून भी चाकू पर आ गया। अब सड़ते रहना जेल में, फांसी का ऑर्डर आने तक। कमाल का नसीब है सर आपका, आप तो मरते मरते बच गए। अपना नसीब तो ऐसा ही है। रोनी और जेनी पुलिस स्टेशन जाते हैं इंस्पेक्टर राठौर के पास। सर, आई नीड योर हेल्प सर, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज सर। मदद? कैसी मदद और क्या हुआ है, जरा बताएंगे? सर, समायरा हमारी दोस्त कल रात से मिसिंग है सर। कल शाम एक क्लब में हम सब फ्रेंड्स मिलने वाले थे। हम सब तो क्लब में पहुंच गए थे, लेकिन समायरा वहां नहीं आई। हाँ सर, हमें लगा शायद किसी काम की वजह से वो नहीं आई होगी। हमने उसे कॉल भी किया था, लेकिन उसने रिसीव ही नहीं किया। और आज सुबह जब हमने उसके घर के लैंडलाइन नंबर पर कॉल किया तो हमें पता चला कि समायरा कल रात से ही घर नहीं आई है। सर, अगर समायरा हमसे मिलने क्लब नहीं आई और अगर वो अपने घर भी नहीं है, तो वो कहाँ जा सकती है? हो सकता है वो कहीं और चली गई हो और वो तुम लोगों को कुछ बताना नहीं चाहती हो। सर, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें जरूर बताती। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर, प्लीज आप उसको ढूंढिए। जेनी ने अपने मोबाइल में जो समायरा की तस्वीर थी वो इंस्पेक्टर राठौर को दिखाई। ये तो फेमस मॉडल समायरा है। इंस्पेक्टर राठौर ने उसकी कॉपी निकालकर शहर के सारे पुलिस स्टेशन में भेजने को कहा। इंस्पेक्टर राठौर ने समायरा की तलाश शुरू कर दी। कामिनी, समायरा मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ती थी ना? और कॉलेज खत्म होने के बाद उसने मॉडलिंग स्टार्ट की। राइट सर, और रिसेंटली वो फेमस डायरेक्टर ऑलवेज के साथ काम कर रही थी। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने समायरा के साथ कॉलेज में जाकर इंक्वायरी की। कॉलेज के प्रिंसिपल से उन्हें कुछ खास जानकारी नहीं मिली। फिर वो सीधे डायरेक्टर अलवेज के पास गए। हेलो इंस्पेक्टर राठौर, कहिए कैसे याद किया हमें? अब आपने याद किया है तो कोई ना कोई खास वजह तो जरूर होगी। Am I right, इंस्पेक्टर? वजह तो है मिस्टर अलवेज। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि मॉडल समायरा आपके साथ काम करती है। और यस, वो मेरे साथ ही काम करती है, लेकिन वो 2 दिन से स्टूडियो आई ही नहीं है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है उसे कॉल करते करते। मेरी शूटिंग रुकी हुई है, मेरा कितना नुकसान हो रहा है पता नहीं सर। अगर इन लड़कियों को काम नहीं करना होता है
तो इस इंडस्ट्री में आती ही क्यों है? लेकिन समायरा के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? वेल, अब तक तो सब ठीक नहीं है। समायरा की मिसिंग होने की कंप्लेन आई है हमारे पास। समायरा मिसिंग है, इसीलिए वो शूट के लिए नहीं आई? ओह गॉड! सर प्लीज समायरा को जल्द से जल्द ढूंढिए। वो अगर नहीं आई शूट पर तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। डायरेक्टर अलवेज से बात करने के बाद इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां से चले आए। दूसरे दिन जेनी और रॉनी को इंस्पेक्टर राठौर ने पुलिस स्टेशन में बुलाया और उनसे पूछताछ की। जेनी और रॉनी, तुम दोनों समायरा के बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? तुम सब कॉलेज के दिनों से साथ में ही हो। क्या कॉलेज में ऐसा कोई था जिस इंसान पर तुम्हें डाउट हो? नो सर, कॉलेज में तो ऐसा कोई नहीं था जो समायरा को पसंद ना करता हो। वो सबके साथ अच्छे से रहती थी। आर यू श्योर मिस जेनी? कहीं कुछ भूल तो नहीं रही हो ना? जरा ठीक से याद करके बताओ। हाँ सर, राहुल नाम का एक लड़का था जो कॉलेज में समायरा के पीछे था। वो पागलों की तरह क्लास, लाइब्रेरी, कॉफी शॉप में उसका पीछा किया करता था। राहुल? कामिनी, इस राहुल की इंफॉर्मेशन निकालो। जरा इन आशिक साहब की भी खातिरदारी करते हैं। ओके सर। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी राहुल के घर गए तो उन्हें पता चला कि राहुल तो 3 महीने पहले ही अब्रॉड चला गया है। उसे अच्छी जॉब ऑफर हुई थी। इस केस में उलझने बढ़ती जा रही थी। कामिनी के मोबाइल पर एक कॉल आता है। हेलो, हाँ ओके, हम पहुंच रहे हैं। सर, जंगल में एक लड़की की लाश मिली है, हमें फौरन वहां जाना होगा। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वारदात की जगह पहुंचे। वहां समायरा की लाश पड़ी थी। उसके सर पर गहरे घाव के निशान थे। रॉनी और जेनी भी वहां पहुंच गए। ये क्या हो गया समायरा? तू हमें छोड़कर नहीं जा सकती। सर, ये सब किसने किया? आप कुछ भी कीजिए सर, लेकिन समायरा के गुनहगार को पकड़िए और उसे सख्त से सख्त सजा दीजिए। समायरा की मौत के बाद यह केस और भी पेचीदा हो गया था। जेनी ने बताया कि डायरेक्टर अलवेज और समायरा के बीच काम को लेकर थोड़ी अनबन हो गई थी। डायरेक्टर अलवेज ने समायरा को कुछ सीन्स करने को कहा था जो समायरा को अच्छे नहीं लगे और कॉन्ट्रैक्ट में भी उसका कोई जिक्र नहीं था। इसीलिए उन दोनों के बीच में अनबन हो गई थी। शायद उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने समायरा को मारा होगा। जेनी की इंफॉर्मेशन देने के बाद इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी डायरेक्टर अलवेज के पास गए। हेलो सर, आप फिर यहाँ? समायरा का कुछ पता चला सर? इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी अलवेज को शक भरी निगाह से देख रहे थे। क्या हुआ सर? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? आपको तो डायरेक्टर के साथ साथ एक्टर भी होना चाहिए था, क्योंकि एक्टिंग बड़ी कमाल की करते हैं आप। एक्टिंग? मैं कुछ समझा नहीं सर। सब कुछ समझ में आ जाएगा। जरा ये तो बताइए कि आपकी और समायरा की कौन सी बात पर बहस हुई थी? बहस? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी छोटी सी लड़ाई हुई थी। एक्चुअली शूट में कुछ सीन समायरा को नहीं करने थे, लेकिन मुझे वो सीन शूट करवाने थे क्योंकि उस सीन से व्यूअर्स बढ़ते। तो उसी बात को लेकर हमारा झगड़ा हुआ था। लेकिन ऐसी बातें तो हर रोज हमारी इंडस्ट्री में होती हैं। अब इसके लिए भला कोई किसी का खून तो नहीं कर सकता ना। डायरेक्टर अलवेज की बात सुनकर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां से चले गए। 3 दिन बाद इंस्पेक्टर राठौर को एक खबर मिली कि शहर से लड़कियां गायब हो रही हैं। तभी हवलदार एक सीसीटीवी की फुटेज लेकर इंस्पेक्टर राठौर के पास आया। उस फुटेज को देखने के बाद इंस्पेक्टर राठौर सारी बात समझ गए। अब सारी बात आप बताओगे या हम अपने तरीके से पूछें? हाँ सर, ये बात सच है कि मैं गर्ल्स सेलिंग रैकेट के लिए काम करता हूँ। लड़कियों को मॉडलिंग के नाम पर फंसाता था और उन्हें बाहरी देशों में बेचता था। लड़कियां भी अच्छे काम के लालच में आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए तैयार हो जाती थी। अलवेज ने बताया कि जिस रात समायरा की मौत हुई उस रात वो स्टूडियो में रुकी हुई थी।
वो गलती से उसके कैबिन के पास आई। उस वक्त वो अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा था और वो सारी बातें समायरा ने सुन ली थी। वो जान गई थी कि डायरेक्टर अलवेज गर्ल सेलिंग का रैकेट चलाता है और इसीलिए उसने ये बात पुलिस को बताने की धमकी भी दी। मैं तुम्हारे सारे काले करतूतों के बारे में जान गई हूँ। मॉडलिंग के नाम पर जो ये तुम गैर कानूनी काम करते हो ना, उसका पर्दा उठा कर ही रहूंगी मैं अभी सब कुछ रॉनी को बताऊंगी। ऐसा कहकर समायरा ने रॉनी को कॉल किया। हाँ समायरा, बोलो। समायरा ने सारी बातें रॉनी को बताई। रॉनी ने समायरा को वहीं रुकने के लिए कहा और कुछ ही पल में वहां पहुंच गया। समायरा जैसे ही रॉनी के पास दौड़ती हुई गई, रॉनी ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। समायरा रॉनी का ये चेहरा देखकर शॉक्ड हो गई। सॉरी समायरा, डायरेक्टर अलवेज और मैं साथ में काम करते हैं। तुम्हें वक्त से पहले सब पता चल गया, नहीं तो तुम भी आज किसी और देश में ऐश कर रही होती। You cheat, liar! मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके रहूंगी। समायरा की बात से रॉनी को बहुत गुस्सा आया। समायरा दरवाजे की तरफ जा रही थी, तभी रॉनी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर धक्का दे दिया। समायरा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टर अलवेज ने उसके सर पर जोर से वार किया। सर से खून बहने के कारण समायरा की मौत हो गई। रॉनी और अलवेज ने समायरा की बॉडी को कपड़े में लपेटा और रॉनी की गाड़ी में डाल दिया। जंगल में जाकर दोनों ने बॉडी को दफना दिया और प्लान के मुताबिक रॉनी वापस क्लब में आ गया और इस तरह से पेश आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस सर, आपका जवाब नहीं, लेकिन आपको इन दोनों पर शक कैसे हुआ? इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि जब दूसरी बार वो अलवेज के घर पर गए थे, तब वहां से लौटते समय उन्होंने खबरी को वहां पर नजर रखने के लिए कहा था, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके घर में कौन आता है और कौन जाता है। और एक दिन खबरी ने रॉनी को उसके घर पर जाते देखा। रॉनी तकरीबन 15 मिनट अलवेज के घर पर था। खबरी ने जब ये बात इंस्पेक्टर राठौर को बताई, तब उन्हें उस पर डाउट हुआ। फिर उन्होंने क्लब के कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। उसमें रॉनी क्लब से बाहर गया था और 1 घंटे बाद वापस आया था, लेकिन जब वो आया था तो उसके जूतों पर मिट्टी के दाग थे। नाटक तो बहुत अच्छा कर लेते हो रॉनी साहब, पर कानून की नजर से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बस सर, क्या बात कही है आपने? आपका जवाब नहीं सर। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। रात के तकरीबन 1 बजे दीपिका के घर पर। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो मुझे। ये सब नजारा एक बेडरूम में छुपे सनी और मुन्नी चुपके से देख रहे थे। सनी और मुन्नी दोनों सगे भाई बहन थे। एक कार एक्सीडेंट में दोनों के मम्मी पापा गुजर गए थे। तब से दीपिका ही दोनों का ख्याल रखती थी। बेडरूम में छुपे सन्नी और मुन्नी छुपकर बाहर का नजारा देख रहे थे। दोनों ही बहुत डर गए थे। सनी ने दरवाजा बंद किया और मुन्नी के हाथ में एक टेडी बियर दिया और उसे पीछे के दरवाजे से बाहर जाने को कहा। मुन्नी, तुम यहाँ से बाहर जाओ और किसी को हमारी मदद के लिए बुलाओ। नहीं भैया, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अकेले डर लगता है। देखो मुन्नी, तुम्हें बाहर जाना ही होगा, नहीं तो हम सब यहाँ फंस जाएंगे। हमें मासी की मदद करनी होगी और ये टेडी बियर अपने पास रखो, इसे किसी को देना मत। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बाहर खड़े आदमी ने सन्नी और मुन्नी के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। सन्नी ने उस आदमी को रोक कर रखा। मुन्नी तब तक वहां से भाग गई। थोड़ी देर बाद घर से गोली चलने की आवाज आई। अगली सुबह एक औरत अपने घर से एक बैग लेकर अपनी गाड़ी की ओर जा रही थी। उसने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली तो उसमें मुन्नी सो रही थी। औरत के डिक्की खोलने के बाद मुन्नी जागी और रोने लगी। सनी भैया, सनी भैया। बेटा, आप कौन हो और आपके माँ पापा कहाँ हैं? सनी भैया, सनी
अच्छा, आपके सनी भैया कहाँ हैं? हेलो, इंस्पेक्टर राठौड़। यस, बोलिए। सर, मैं कामिनी नगर से बात कर रही हूँ, वृंदावन नंबर 13। सर, यहाँ कुछ गड़बड़ है, आप प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। गड़बड़? कैसी गड़बड़? सर, मैं आपको फोन पर कुछ नहीं बता सकती, आप प्लीज यहाँ आ जाइए। ओके, आप वहीं पर रहिए, हम अभी आते हैं। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और हवलदार लालू पटेल वहां गए। उस औरत ने सारी बात उनको बताई। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। लालू पटेल मुन्नी के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। देखो बेटा, अगर तुम हमें सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बताओगी ना, तो हम तुम्हें बड़ी वाली चॉकलेट देंगे। लेकिन मुन्नी कुछ नहीं बोली। राठौर को वहां एक डायरी मिली, जिसमें एक एड्रेस लिखा था। ये किसका एड्रेस होगा सर? ये तो इस एड्रेस पर जाकर ही पता चलेगा। इंस्पेक्टर और कामिनी मुन्नी को लेकर उस एड्रेस पर पहुंचे। इंस्पेक्टर राठौर ने डोरबेल बजाई। दरवाजा खुला। मुन्नी ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वो दौड़ती हुई उसके पास गई। अंकल, अंकल, अंकल। सब लोग अंदर गए। आप कौन हैं? और मुन्नी आपके पास कैसे? इसकी मासी कहाँ है? और सनी नहीं आया क्या मुन्नी के साथ? आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन पहले ये बताइए कि आप कौन हैं और मुन्नी को कैसे जानते हैं? मेरा नाम रंजन है। मुन्नी की मासी और मैं फैमिली फ्रेंड हैं। मुन्नी और सनी के माता पिता की मौत के बाद इनकी मासी के साथ साथ हम भी इनका ख्याल रखते हैं। इंस्पेक्टर राठौर ने सारी बात रंजन को बताई। ये सब सुनकर रंजन चौंक गया और जल्द से जल्द दीपिका और सनी को ढूंढने की रिक्वेस्ट करने लगा। मुन्नी के हाथ में टेडी बियर देख रंजन ने उसे लेना चाहा, लेकिन मुन्नी ने मना कर दिया। ये सारी बातें इंस्पेक्टर राठौर को अजीब लगी। दूसरी ओर दीपिका और सनी एक अंधेरे कमरे में बंद थे। उनके हाथ पैर बांध कर रखे गए थे। आई एम सॉरी सनी बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब तो पुलिस हमारे घर भी पहुंच गई होगी और उन्हें वो पैकेट भी मिल गया होगा। अब पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। मासी, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने वो पैकेट वहां से हटा दिया था। पुलिस को घर में कुछ नहीं मिलेगा। सनी ने बताया कि उसने दीपिका को वो पैकेट घर पर छुपाते देखा था। वो जानता था कि दीपिका कोई ना कोई गलत काम कर रही है, लेकिन पुलिस के डर से उसने वो पैकेट वहां से निकालकर कहीं और रख दिया था। इधर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दीपिका और सनी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी इंस्पेक्टर राठौर को एक खबरी का कॉल आता है। हेलो सर, एक अंडरवर्ल्ड की टीम मुंबई आई है ड्रग सप्लाई करने के सिलसिले में। वो जल्द ही मिलने वाले हैं, लेकिन कहाँ मिलेंगे ये अब तक पता नहीं चल पाया है। जैसे ही पता चलता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सावधान रहना। दीपिका और सनी जिस कमरे में बंद थे, वहां एक आदमी आता है। उसका चेहरा ढका हुआ होता है और वो बाहर सुपिकात को धमकी देता है। देखो, अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे को भी मार दूंगा मैं। आज का बस एक ही दिन है तुम्हारे पास। कल मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो जो भी होगा ना, उसके लिए जिम्मेदार तुम खुद होगी। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। सनी जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा लेता है और दीपिका के पास जाता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। सनी बेटा, तुम भाग जाओ यहाँ से। मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ और किसी को मदद के लिए बुलाओ। नहीं मासी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनो बेटा, हमारे पास वक्त नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तभी वहां का दरवाजा खोलने की आवाज आती है। सनी पीछे की खिड़की से भाग जाता है। एक गुंडा अंदर आता है और देखता है कि लड़की तो बंधी हुई है, लेकिन बच्चा भाग गया है। वो उस लड़के का पीछा करता है। भागते भागते सनी एक सड़क पर आता है। थोड़ी देर आगे भागने के बाद उसे एक टेलीफोन बूथ दिखता है। वो वहां जाकर सब इंस्पेक्टर कामिनी को कॉल करता है। हेलो, कौन? मैम, मैं सनी बात कर रहा हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सनी, तुम कहाँ हो? तभी सनी देखता है कि वो गुंडा सनी का पीछा करते करते वहां आ गया है। मैम, चिंटू चिंटू चिंटू। उसके इतना कहते ही वो गुंडा वहां आ जाता है और सनी को वापस पकड़ लेता है। चल, तुझे भागने का बहुत शौक है ना?
अब तुझे और तेरी मासी को अभी मार दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। तभी गुंडे को एक कॉल आता है और दूसरी ओर से आवाज आती है, उन दोनों को कल तक जिंदा रखना है। हमारा काम खत्म होने तक उनका जिंदा रहना जरूरी है। समझ आई मेरी बात? यस सर। कामिनी इंस्पेक्टर राठौर को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाती है। कहो कामिनी, क्या बात है? कामिनी ने सारी बात इंस्पेक्टर राठौर को बताई। ये चिंटू का क्या मतलब है? सनी हमें किस बात की ओर इशारा कर रहा है? तभी इंस्पेक्टर राठौर को याद आया कि जब वो मुन्नी को उसके अंकल के यहाँ लेकर गए, लाओ मुन्नी बेटा, चिंटू को मुझे दे दो। नहीं, चिंटू मेरे साथ ही रहेगा। कामिनी, चिंटू मुन्नी के टेडी बियर का नाम है। जरूर उसमें कुछ ऐसा है जो सनी हम तक पहुंचाना चाहता है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर जल्दी से रंजन के यहाँ गए। वहां जाकर देखा तो रंजन घर पर नहीं था और मुन्नी के पास एक मेड थी जो मुन्नी का ख्याल रखती थी। तुम्हारे साहब रंजन कहाँ है? वो तो अपने काम पर गए हैं। मुझे कहा था कि आने में देर हो जाएगी, मुन्नी का ख्याल रखना। तभी अपने कमरे से मुन्नी बाहर आई। उसके हाथ में टेडी बियर भी था। कामिनी ने प्यार से बात करके मुन्नी के हाथ से टेडी बियर लिया और उसे देखने लगी। उसके आगे जो पैकेट था उसमें एक चिट्ठी थी। कामिनी ने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक नक्शा बना हुआ था। एक तालाब के पास पत्थरों का ढेर था जिसमें एक पैकेट था। सर, ये देखिए, इसमें एक तालाब का नक्शा है। इसका क्या मतलब है? ये तो सनी के घर के पीछे जो तालाब है उसका नक्शा है। तो क्या सनी हमें वहां जाने के लिए इशारा कर रहा है? लेकिन क्यों? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। अगले दिन वो गुंडा आदमी दीपिका और सन्नी को जबरदस्ती उस तालाब के पास लाया और सनी से उस पैकेट के बारे में पूछने लगा। बोल, पैकेट कहाँ है? नहीं तो तेरी मासी को यहीं मार दूंगा। सनी घबराते हुए पत्थरों के ढेर के पास गया और ड्रग्स का पैकेट बाहर निकाल कर लाया। सनी ने जैसे ही वो पैकेट उस गुंडे के हाथ में दिया, वहां एक गाड़ी आई और उसमें से रंजन बाहर निकला। ड्रग्स का पैकेट मिला? हाँ सर, ये रहा। ये सब तुम क्या कह रहे हो रंजन? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। रंजन ने पैकेट को लिया और दीपिका और सनी को मारने का ऑर्डर दिया। तभी वहां इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल आ गए। कामिनी ने गुंडे आदमी को पकड़ा और उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इंस्पेक्टर राठौर ने रंजन को पैकेट के साथ रंगे हाथों पकड़ा। दीपिका ने बताया कि उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो ये काम करने को तैयार हो गई थी और इसी बात का फायदा रंजन ने उठाया। सर, आपने ये केस सॉल्व भी कर लिया। आपका तो जवाब नहीं सर। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।